So the topic which we are going to study today is the active assisted exercises. So the contents of this video include the definition of active assisted exercises, the principle of active assisted exercises, indications and contraindications of these exercises, along with the techniques of active assisted exercises. So now let's begin this topic. तो सबसे पहले एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेस होता क्या है। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, जो एक्सरसाइजेस आप एक्टिवली भी परफॉर्म करते हो प्लस साथ में किसी असिस्टेंस यानी किसी हेल्प से भी परफॉर्म करते हो। दोनों तरीके से आप खुद भी कर रहे हो प्लस किसी एक्सटर्नल एड से आप हेल्प भी ले रहे हो एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए, राइट। सो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेस आर द एक्सरसाइजेस परफॉर्म्ड बाय द पेशेंट विद द असिस्टेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो पेशेंट है वो असिस्टेंस लेता है एक एक्सटर्नल फोर्स का, ठीक है। उसकी वजह से उसकी जो पूरी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो पाती है। अब यहाँ पे जो हमने एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रही है बच्चों इस डेफिनेशन के अंदर, तो ये दो तरीके से हम दे सकते हैं, मैनुअली और मैकेनिकली। मैनुअली पेशेंट जो है वो खुद भी दे सकता है प्लस जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो भी मैनुअली असिस्टेंस दे सकता है पेशेंट को एक्सरसाइज करते हुए। दूसरा आता है मैकेनिकली, कि आप किसी मशीन के द्वारा किसी मैकेनिकल एड के जरिए आप पेशेंट को असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हो जिससे कि अपनी जो एक्सरसाइजेज हैं वो अच्छे से कंप्लीट कर सके। यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स होती है बच्चों, ये ना हमेशा डायरेक्शन ऑफ मसल एक्शन में अप्लाई करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पेशेंट को एल्बो फ्लेक्शन की रेंज करवा रही हूँ, सो दिस इज द रेंज ऑफ एल्बो फ्लेक्शन, ठीक है। अब मान लो पेशेंट को ये वाली मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होती है, राइट। तो मैं उसको असिस्टेंस दूंगी, या तो खुद से दूंगी या फिर मैं किसी मशीन का यूज़ करके उसको असिस्टेंस दूंगी। तो फॉर सपोज पेशेंट को करनी है ये वाली मूवमेंट, ठीक है, और मैं उसको असिस्टेंस दे रही हूँ, उसे सहारा दे रही हूँ किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो पेशेंट तो इस डायरेक्शन में आना चाहता है, मैं उसे इस डायरेक्शन में लेके जा रही हूँ, तो ये अपोजिट हो गया। अगर पेशेंट को ये वाली डायरेक्शन में आना है और मैं असिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में दूंगी तो पेशेंट को असिस्टेंस मिलेगा। अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में उसको देने लगी फोर्स तो वो क्या बन जाएगी, हमारी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स है वो किस डायरेक्शन में अप्लाई होती है, हमेशा हमारे मसल एक्शन के डायरेक्शन में, राइट। अब ये जो मैग्नीट्यूड होता है यानी कि जो इंटेंसिटी होती है असिस्टिंग फोर्स की वो कितनी होनी चाहिए। अब हमें ये क्या पता चले कि हमें कितना असिस्टेंस देना है। तो अब देखो ये आपको ना प्रैक्टिस से ही आता है जब आप मैनुअली करते हो। जब हम कोई मशीन यूज़ करते हैं ना तो हम उसके अंदर सेट कर सकते हैं उसका वेट वगैरह, बट जब आप मैनुअली देते हो एज यू गेट एक्सपीरियंस आप उससे सीख जाते हो। तो हमें क्या ध्यान देना होता है कि जो आपकी असिस्टेंस है, जो आप असिस्टेंस दे रहे हो पेशेंट को, वो उतनी ही होनी चाहिए कि जो मसल का एक्शन है आप उसे ऑगमेंट कर सको, उसे इनिशिएट कर सको, ठीक है। और ये नहीं कि आप जो इंडिविजुअल है वो पूरी मूवमेंट खुद से नहीं कर रहा, पूरी मूवमेंट आप ही उसकी कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। फॉर एग्जांपल एल्बो फ्लेक्शन की अगर ये रेंज है और अगर मान लो पेशेंट को यहाँ से अंदर आने में थोड़ी दिक्कत होती है, ये इनर रेंज है ना एल्बो फ्लेक्शन की, तो इनर रेंज में आने में उसे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने यहाँ पे उसको स्लाइट असिस्टेंस दिया, बाकी का उसने खुद कर लिया, राइट। सो दिस इज हाउ द फोर्स ऑफ असिस्टेंस और द मैग्नीट्यूड ऑफ द असिस्टिंग फोर्स शुड बी। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पैसिव रेंज ऑफ मोशन और असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन में क्या फ़र्क होता है, और ये बहुत कॉमनली आज क्वेश्चन भी होता है आपके वाइवा के अंदर। तो देखो पैसिव फोर्स में क्या होता है ना, पेशेंट जो होता है वो बिल्कुल भी अपनी मसल फोर्स नहीं लगाता, वो कुछ भी नहीं करता, आप ही को उसकी सारी मूवमेंट करनी होती है, सोली पैसिव होता है ये सारा प्रोसीजर, ठीक है। असिस्टेड आरओएम में क्या होता है, पेशेंट एक्टिवली भी कॉन्ट्रैक्ट करता है अपनी मसल्स, और जहाँ पे वो थोड़ा रह जाता है, मतलब जहाँ पे उसको एक्सरसाइज करने में या रेंज में प्रॉब्लम होती है वहाँ पे आप उसे थोड़ा सा सहारा देते हो, ठीक है। तो ऐसे समझो पैसिव आरओएम जो होता है उसमें सारा काम आप ही कर रहे हो। असिस्टेड आरओएम में क्या होता है कि आप उसको हल्का सा बस सहारा देते हो, थोड़ा सा हेल्प करते हो जिससे कि जो उसकी एक्सरसाइज है वो पूरी अच्छे से कंप्लीट हो सके। जो पैसिव आरओएम है उसमें एक्सरसाइज या मोशन कौन परफॉर्म करवा रहा है, कोई पैसिव या एक्सटर्नल फोर्स करवा रही है। असिस्टेड आरओएम में क्या होता है, जो एक्सरसाइज या मोशन होता है वो पेशेंट खुद भी करता है प्लस जो एक्सटर्नल फोर्स है वो दोनों मिलके उसका जो मोशन है वो पूरा करवाती हैं। जैसे जैसे मसल की पावर बढ़ने लग जाती है वैसे वैसे जो ये असिस्टिंग फोर्स होता है जो हम पेशेंट को देते हैं इसको हम कम करते रहते हैं। यानी कि जैसे जैसे पावर बढ़ रही है मसल की, पेशेंट जितना अच्छे से अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म कर पा रहा है इंडिपेंडेंटली, उतना ही आप जो असिस्टिंग फोर्स है वो और धीरे धीरे कम करते रहोगे।
अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है असिस्टेड एक्सरसाइज का? यहाँ पे इसका देखो यही प्रिंसिपल रहता है मेन कि जो इनएफिशिएंट मसल है, अब मसल कौन सी हुई इनएफिशिएंट मसल? जो पूरी रेंज ऑफ मोशन या फिर जो एक्सरसाइज पेशेंट को करनी है वो नहीं करवा पा रही, दैट मीन्स द मसल इज इनएफिशिएंट। तो हमें उसको बस एक किक देना है, एक इनिशिएशन करना है, जिससे कि जो मसल है ना वो अपना मैक्सिमम एफर्ट, अपना मैक्सिमम फोर्स जो है वो प्रोड्यूस कर सके, जिसकी वजह से जो उसका एक्शन है वो बहुत अच्छे से हो पाए। वही बात लिखी हुई है जो मैंने आपको अभी पहले समझाई थी कि जो असिस्टिंग फोर्स हम लगा रहे हैं ना एक्सटर्नली, वो सिर्फ उतनी ही होनी चाहिए कि जो मसल है ना उसका जो मूवमेंट है उसको वो इनिशिएट कर सके, ऑगमेंट कर सके, जिससे कि जो मसल है ना वो अपना मैक्सिमम आउटपुट दे सके। ठीक है, हमें कोई फोर्स लगा के उस मूवमेंट को सब्स्टिट्यूट नहीं करना कि भाई तू बैठ और हम ही सारा अपना एनर्जी और फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर, नहीं, हमें बस हल्का सा इनिशिएट करना है ताकि जो मसल है या फिर जो इंडिविजुअल है वो खुद उतनी ताकत लगाए और उस रेंज को कंप्लीट कर सके। इंडिकेशन की बात करते हैं तो असिस्टेड एक्सरसाइज हम पेशेंट को कब देते हैं? तो एक जनरल रूल समझो, जब जो आपकी मसल है वो उतना अच्छे से फोर्स को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है कि जो मूवमेंट है वो हो सके, राइट? तो उसके लिए यहाँ पे हमें थोड़ी सी जो अपनी असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करनी होती है। यानी कि जब आपका जो मस्कुलर एक्शन है वो इनएफिशिएंट होता है टू स्टार्ट अ फोर्स, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या देते हैं? असिस्टेंस देते हैं, और इसी को कहते हैं असिस्टेड एक्सरसाइज, और यही इसका इंडिकेशन होता है। अब कुछ कंडीशंस बता देती हूँ मैं आपको जहाँ पे हम ये असिस्टेड एक्सरसाइजेस दे सकते हैं। आई एम रियली सॉरी यार ऐसे बीच में आने के लिए। आई नो आप लोगों का कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बैठ गया था लेक्चर के ऊपर, बट यार ये देखो, ये चीज़ दिखाने के लिए मुझे आपको बीच में रोकना पड़ा। आप लोग मेरे वीडियोस देखते तो हो बट मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हो। देख लो रेशो में कितना फ़र्क है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो मेरा वैल्यूएबल लगता है और आपको लगता है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर जिसको भी इस वीडियो की नीड हो उसके साथ प्लीज़ शेयर करो। इससे मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है और मेरा भी मन करता है कि मैं आपके लिए ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँ। सो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब बटन है उसको जल्दी से प्रेस कर दो। अब चलते हैं फिर से लेक्चर के ऊपर, ध्यान लगा के पढ़ना। ऑल द बेस्ट। मसल वीकनेस के केस में, मसल री एजुकेशन के लिए, आरओएम इंक्रीज करने के लिए, फंक्शनल एक्टिविटीज़ को असिस्ट करने के लिए, टेंडन ट्रांसप्लांट हुआ है किसी पेशेंट का या मसल ट्रांसप्लांट हुआ है किसी पेशेंट का, तो ये सारी जनरल कंडीशंस है जहाँ पे जो मसल होती है वो अपने मस्कुलर एक्शन में बहुत इनएफिशिएंट होती है। तो इन सारी कंडीशंस में, और ऐसी बहुत सारी कंडीशंस और भी हो सकती हैं, तो उन कंडीशंस में हम असिस्टेड एक्सरसाइजेस पेशेंट से परफॉर्म करवाते हैं। इंडिकेशन, कहाँ कहाँ पे हमें एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेस पेशेंट को नहीं करवानी है। कहीं पे भी अगर पेशेंट को कोई एक्यूट टीयर हुआ है या फ्रैक्चर हुआ है तो वहाँ पे एक्सरसाइजेस नहीं देनी है। इन्फ्लेमेशन के, आपको एक्यूट इन्फ्लेमेशन के साइंस दिख रहे हैं तो नहीं देना है। फीवर है या फिर पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन है तो इन सारी कंडीशंस में आपको एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेस जो है वो पेशेंट को नहीं करवानी है। इसकी टेक्निक की बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे आप स्टार्ट करते हो। तो इसमें टोटल 10 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट इज स्टार्टिंग पोजीशन, देन इज द पैटर्न ऑफ मूवमेंट, फिक्सेशन, सपोर्ट, एंटागनिस्टिक मसल्स, ट्रैक्शन, असिस्टिंग फोर्स, कैरेक्टर ऑफ मूवमेंट, रेपिटेशन एंड पेशेंट कोऑपरेशन। तो इन सारे स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं जिससे कि जो आपकी एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेज है वो बहुत स्मूथली हो जाती है। फर्स्ट इज द स्टार्टिंग पोजीशन। अब देखो, किसी भी एक्सरसाइज या किसी भी मैन्यूवर को स्टार्ट करने से पहले हम खुद की भी और जो पेशेंट की स्टार्टिंग पोजीशन होती है ना उसको बहुत ध्यान से देखते हैं। तो जब भी हम असिस्टेड एक्सरसाइजेस करवाते हैं पेशेंट को, तो जो पेशेंट है ना वो बहुत स्टेबल पोजीशन में होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो पेशेंट का अटेंशन है वो पूरा उस मूवमेंट पे ही होगा, प्लस कोई ट्रिक मूवमेंट भी नहीं हो पाएगी। पैटर्न ऑफ मूवमेंट, यानी कि किस तरीके से आपको पेशेंट को मूवमेंट करवानी है या फिर पेशेंट को कौन सी मूवमेंट करनी है, उसका क्या पैटर्न है, वो पेशेंट को ना अच्छे से समझ आना चाहिए मूवमेंट करवाने से पहले। तो ये जो पैटर्न है ये आप किस तरीके से पेशेंट को सिखा सकते हो। पहला तो आपने पैसिवली पेशेंट को डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया कि अगर हमें एल्बो फ्लेक्शन करना है तो हमें अपने एल्बो को इस तरीके से मोड़ना है और सीधा करना है। आपने पैसिवली खुद से उसको करके दिखाया। दूसरा क्या है, आप जो पेशेंट का दूसरा लिम्ब है जो कि सही है उस पर आप पेशेंट को बोलो कि अपने एल्बो को बेंड करो और स्ट्रेट करो। तो दो तरीके से आप पेशेंट को जो पैटर्न ऑफ मूवमेंट होता है कि उसे कौन सा मोशन करना है आप वो सिखा सकते हो।
थर्ड पॉइंट इज द फिक्सेशन। तो यहाँ पे हमें किसका फिक्सेशन करना है, जो प्राइम मूवर है, जो आपकी एगनिस्ट मसल है, उसका जो बोन ऑफ ओरिजिन है, जहाँ से वो मसल अराइज हो रही है, ओरिजिन ले रही है, वो आपको फिक्सेट करके रखना होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मूवमेंट की एफिशिएंसी है ना वो इंक्रीज होती है, और जो आपकी जो मूवमेंट है उसमें कोई ट्रिक मूवमेंट होने के भी चांसेस नहीं रहते हैं। तो फिक्सेशन हम स्टार्टिंग पोजीशन के टाइम पे ही सेट कर लेते हैं। फोर्थ इज द सपोर्ट। जो ये सपोर्ट वाला पॉइंट है ना, ये वेरी करता है फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, बट फिर भी हम पेशेंट को पहले असेस करते हैं कौन सी रेंज में जो मूवमेंट है वो बहुत वीक है और कौन सी रेंज में बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हमने रेंजेस के बारे में पढ़ा था, इनर रेंज, मिडिल रेंज एंड आउटर रेंज। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप ज़रूर से वो देख लेना। तो यहाँ पे देखो, वैसे तो क्या होता है, जब बहुत इनिशियली पेशेंट में वीकनेस रहती है ना, तो जब हम उसे एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेस करवाना स्टार्ट करवाते हैं, तो जो उसका पार्ट होता है या फिर जो जॉइंट हम मूव करवा रहे होते हैं, उसमें हम थ्रू आउट उसे सपोर्ट दे के रखते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, हम उसकी सपोर्ट को कम करते जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो मसल वीकनेस होती है उसकी, उस पर जो लोड पड़ रहा होता है वीक मसल्स पे, वो कम हो जाता है। क्या जो सपोर्ट है वो हम किन किन तरीकों से दे सकते हैं, या तो फिजियोथेरेपिस्ट अपने हाथ से ही दे, या फिर हम एक्सटर्नल डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे सस्पेंशन स्लिंग हो गया, री एजुकेशन बोर्ड हो गया। उसके अलावा हम वाटर का जो बॉयंसी का इफेक्ट होता है हाइड्रोथेरेपी में, वो भी हम करवा सकते। हाइड्रोथेरेपी की वीडियोस मेरी नहीं देखी हैं तो आप जल्दी से जाके उन्हें देख लेना, वहाँ पे आपको ये सारा कंसेप्ट समझ आ जाएगा बॉयंसी ऑफ वाटर का, और भी सारे प्रिंसिपल जो हाइड्रोथेरेपी में यूज़ होते हैं। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके चेक कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट इज द एंटागनिस्टिक मसल, यानी कि वो मसल जो आपके एगनिस्ट या प्राइम मूवर मसल के अपोजिट एक्शन करवाती है, वो आपकी एंटागनिस्टिक मसल। तो इसमें जो टेंशन है ना वो भी कम होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा टेंशन होगी ना तो जो आपकी एगनिस्ट मसल है वो भी अच्छे से मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए आपकी जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि इस मसल में भी आपकी टेंशन जो है वो कम रह सके। 6 इज द ट्रैक्शन। तो देखो, मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले अगर हम पेशेंट को ट्रैक्शन देते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, मायोटैक्टिक रिफ्लेक्स, यानी कि जो स्ट्रेच रिफ्लेक्स है ना वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ये एक स्टिमुलस देता है हमारी मसल को कॉन्ट्रैक्शन के लिए, राइट। तो ये भी हम करवाते हैं ताकि जो मसल की मूवमेंट है या फिर जो मसल की रेंज है वो अच्छे से हो पाए। 7th इज द असिस्टिंग फोर्स। तो यानी कि वही फोर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं अपनी मसल के ऊपर, ताकि वो मूवमेंट इनिशिएट कर सके इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो इसमें जो जनरली देखो, वैसे क्या होता है ना कि जो इनिशियल मूवमेंट होती है, फिर जो इनिशियल इनर्शिया होता है ना, उसी को क्रैक करने में ना पेशेंट को बहुत डिफिकल्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा एल्बो फुल एक्सटेंशन में है और मैं पेशेंट से बोलूँ कि आप जो अपना एल्बो है वो बेंड करो, यानी कि फ्लेक्शन में लेके जाओ, तो ये जो इनिशियल मूवमेंट है ना, पेशेंट को यहाँ पे बहुत डिफिकल्टी आती है। इसको हम कहते हैं इनिशियल इनर्शिया। तो यहाँ पे अगर मैं पेशेंट को स्लाइट असिस्टेंस दे रही हूँ इस रेंज में, तो हो सकता है वो यहाँ तक अपने आप अपना हाथ ले आए, बट स्टार्टिंग में उसे थोड़ा असिस्टेंस चाहिए। तो इसको हम कहते हैं इनिशियल इनर्शिया, ओके। 8th इज द कैरेक्टर ऑफ मूवमेंट। अब देखो, नॉर्मली जो हम मूवमेंट परफॉर्म करते हैं वो बहुत स्मूथ होती हैं, बहुत कोऑर्डिनेटेड होती हैं, बहुत हैप्पीजर्ड वे में अपनी मूवमेंट्स को नहीं करते, राइट। तो यहाँ पे भी जो मूवमेंट होनी चाहिए वो बहुत स्मूथ होनी चाहिए, जैसे कि आप अपनी वॉलंटरी मूवमेंट परफॉर्म करते हो। 9th इज द रेपिटेशन। तो वैसे तो जो रेपिटेशन है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप कितने रेपिटेशन अपने पेशेंट को करवाते हो, बट ये डिपेंड करता है फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। किसी में बहुत ज़्यादा रेपिटेशंस आप करवा सकते हो, और किसी में अगर आपने ज़्यादा रेपिटेशंस करवाई तो वो इंजीरियस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मसल के अंदर फैटिक डेवलप होने लग जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि रेपिटेशंस के बीच में आपको ना पेशेंट को ब्रेक्स देने हैं, ताकि जो फैटिक है वो वहाँ पे सेट ना हो पाए। एंड लास्ट इज द पेशेंट कोऑपरेशन, क्योंकि देखो हमने इसका नाम क्या पढ़ा था, एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेस। तो यहाँ पे आप भी असिस्टेंस दे रहे हो, बट जो पेशेंट है वो खुद भी एक्टिवली पार्ट लेता है इस एक्सरसाइज के अंदर। तो अगर पेशेंट का कोऑपरेशन नहीं होगा ना, तो ये एक्सरसाइज करवाने का कोई सेंस नहीं बनता। तो पेशेंट कोऑपरेशन भी जरूर होना चाहिए यहाँ पे। दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेस। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment sections. Thank you.